इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले टेरिटोरियल एप्लीकेशन देखें तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कौन सी प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, ये कौन से कोर्ट पे अप्लाई होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, वो देखेंगे। तो इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1) ऑफ CRPC। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है वो समझाया गया है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में सारी वो प्रोसीडिंग्स इंक्लूडेड है जिनमें एविडेंस लिया जा सकता है या लिया गया है, और ये जो एविडेंस लिया जा सकता है या लिया गया है वो ओथ पे लिया जा सकता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? द प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 9 ऑफ CRPC, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स या कोई भी इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है कोई भी पिटिशन में कोई भी एलिगेशन है उससे रिलेटेड। तो और जो वर्ड कोर्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सारे वो पर्सन्स हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो हमने सबसे पहले ये समझा कि टेरिटोरियल एप्लीकेशन इसकी होल ऑफ इंडिया है। फिर ये कौन से कोर्ट्स पे अप्लाई होता है, कौन सी प्रोसीडिंग्स पे? तो ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या इंक्लूडेड नहीं है? सपोज़ कोई कलेक्टर है, उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट में इंक्वायरी करी तो उस पर ये एक्ट नहीं लगेगा। फिर कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे नहीं लगेगा क्योंकि इन सब में एविडेंस नहीं लिए जाते। फिर कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, तो ये क्या है, इनमें लीगली ओथ पे एविडेंस नहीं लिए जाते हैं, इसलिए एविडेंस एक्ट इन पे अप्लाई नहीं होगा। फिर हम अगर देखें तो कौन से पर्सन्स ऑथराइज्ड होते हैं टू टेक एविडेंस, तो उसमें सबसे पहले तो कोर्ट आ गया। कोर्ट का मतलब क्या होता है? जजेस, मजिस्ट्रेट्स। और कोर्ट में क्या इंक्लूडेड है? वो पर्सन्स भी इंक्लूडेड है जो लीगली ऑथराइज्ड हैं टू टेक एविडेंस। लेकिन क्या नहीं इंक्लूडेड है? आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर्स नहीं इंक्लूडेड है क्योंकि वो ओथ पे एविडेंस नहीं लेते हैं, इसलिए एविडेंस एक्ट उन पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑब्वियस सा रीज़न है क्योंकि आर्बिट्रेशन लाया ही इसलिए गया था ताकि क्विक सेटलमेंट हो डिस्प्यूट्स का, और अगर एविडेंस लेने लग जाएंगे ओथ पे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर ये कहा गया है कि जो राइट टू टेक एविडेंस है वो अपेलेट कोर्ट की राइट नहीं है, मतलब अपेलेट कोर्ट एविडेंस नहीं लेता है। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन दिया गया है तो अपेलेट कोर्ट एविडेंस ले सकता है, जैसे कि सेक्शन 391 ऑफ CRPC देता है एक एक्सप्रेस प्रोविजन कि अपेलेट कोर्ट भी एविडेंस ले सकता है, एडिशनल एविडेंस ले सकता है। और सिविल में दिया गया है, सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 41 रूल 27 में कि अपेलेट कोर्ट भी एविडेंस ले सकता है। फिर दूसरी जगह जहाँ पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है तो वो है कोर्ट मार्शल। कोर्ट्स मार्शल में एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, मतलब उसके सामने जो प्रोसीडिंग्स चलेगी उस पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन कोर्ट मार्शल अगर इन एक्ट्स में कन्वीन्ड है, आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट वहाँ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर इंडियन मरीन एक्ट में कन्वीन किया गया कोर्ट मार्शल तो इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। फिर देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सक्लूसिवली कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसीडिंग अगर आर्बिट्रेटर के सामने है तो वहाँ एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन नहीं है। इट इज़ टू अवॉइड द एलैबोरेट प्रोसीजर ऑफ अ रेगुलर ट्रायल। फिर है अगर प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल्स है तो वहाँ भी एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर एफिडेविट्स की जब बात होती है, अब एफिडेविट्स जो कोर्ट को प्रेजेंट किए जाते हैं वहाँ पे एविडेंस एक्ट इसलिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कोर्ट एफिडेविट्स को एज अ प्रूफ यूज़ कर सकती है। अगर जैसे CPC में ऑर्डर 19 में दिया गया है जहाँ कोर्ट फॉर सफिशिएंट रीज़न एक ऑर्डर पास कर देती है कि इसको एविडेंस की तरह लिया जाए, तब एविडेंस एक्ट वहाँ अप्लाई हो जाएगा। फिर है स्कोप क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो सबसे पहली चीज़ ये एक स्पेशल लॉ है। इसका मतलब क्या है कि CRPC या कोई भी और इनैक्टमेंट से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अफेक्ट नहीं होगा। ये लेक्स फॉरी है, मतलब लॉ ऑफ लैंड है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी प्रोसीडिंग्स हो रही है वहाँ पे वहीं का एविडेंस एक्ट लगेगा। मतलब मान लीजिए कि सब्जेक्ट मैटर यहाँ का है लेकिन प्रोसीडिंग्स यहाँ हो रही है, ये इंडिया है और ये कोई और कंट्री है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट यहाँ है लेकिन प्रोसीडिंग्स यहाँ हो रही है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट विल अप्लाई।
फिर है कि एविडेंस एक्सक्लूडेड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट एज इनएडमिसिबल शुड नॉट बी एडमिटेड म्योरली बिकॉज इट मे बी एसेंशियल फॉर असर्टेनमेंट ऑफ ट्रूथ। तो ये कहते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अगर कोई भी फैक्ट को या कोई भी चीज़ को रेलेवेंट भले माने, लेकिन बोलती है कि इनएडमिसिबल है तो उसे एडमिट नहीं किया जाएगा, नो मैटर वो कितना ज़रूरी हो केस के सच्चाई के लिए। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सेक्शन 24, 25, 26 में ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेशन हुआ है तो क्या वो एडमिसिबल होता है? वो एडमिसिबल नहीं होता है, इवन दो वो कितना ज़रूरी हो सकता है फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ ट्रूथ इन द केस। तो ये था स्कोप ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।